हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पॉलिटी का टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद, यानी कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 2 में है संघ में नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो आप समझेंगे कि ये दोनों ही आर्टिकल सेम दिखते हैं, तो इसमें अंतर कैसे किया जाए। तो अंतर इसका ये है फ्रेंड्स कि जब हम संघ में नए राज्यों का प्रवेश करते हैं, जैसे कि 28 स्टेट हैं, ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 जो है ये यूटी हैं। अगर हम इसमें संख्या बढ़ाते हैं, 28 स्टेट में या 8 यूटी में कुछ संख्या बढ़ाते हैं, हम उस क्षेत्र को शामिल करते हैं जो भारत के संघ का हिस्सा नहीं है, तो उसको हम आर्टिकल 2 के तहत शामिल करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर इसी 28 स्टेट से ही हम एक नया स्टेट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना का गठन 2014 में, या फिर 2002 में उत्तराखंड हो या झारखंड हो, इन राज्यों का गठन, ठीक है, इनका जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 3 के तहत किया गया है। लेकिन अगर हम संघ में कुछ नया क्षेत्र शामिल करते हैं तो उसको हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून संवैधानिक संशोधन नहीं है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 4, और इन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में लिखा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक भारत में नागरिकता की बात करी जाती है, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है। यानी कि आप या राज्य धर्म के आधार पर, केवल इन्हीं आधारों पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोक लगाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये है अनुच्छेद 16। अगला अनुच्छेद है और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। हालांकि अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया है, लेकिन इसका हम सामान्य मतलब छुआछूत से समझते हैं। ठीक है। छुआछूत का अंत, इसी को हम समझते हैं अस्पृश्यता का अंत। अगला है अनुच्छेद 18, ये है उपाधियों का अंत। ये जो अनुच्छेद 18 है, इसमें निषेध किया गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि नहीं देगा। ठीक है। आगे इसको हम डिटेल में भी जानेंगे कि भारत का जैसे कोई नागरिक है वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो इस तरह से डिटेल में हम जब पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में तब इसको अच्छे से समझेंगे। अगला है अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें लगभग 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, जिनमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है, सहकारी समितियों के बारे में हम बात करेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण का अधिकार है। तो इस तरह के लगभग 6 अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के तहत। अगला है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो है ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 का जो कि संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन से 2002 में ऐड किया गया था, इसके तहत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। ठीक है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, दोनों ही वर्ड याद रखना, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में लिखा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है। आगे चल अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का में है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है कार्य करने के लिए न्यायोचित एवं मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है? तो आर्टिकल 42 में है, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 43 क्या है? सहकारी समितियों का संवर्धन, और ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48 का में क्या प्रावधान है? इसमें है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 52 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें निर्वाचन की पद्धति दी गई है कि निर्वाचन कौन कौन से लोग करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किसमें है? 55 में है। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, और ये सारे आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, ये है अनुच्छेद 70 में। आर्टिकल 72 जो है वो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसके तहत जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी व्यक्ति जो कि अपराध के लिए जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो उसके दंड को निलंबित कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, या चाहें तो पूर्णतया माफ कर सकते हैं। इस तरह की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का हिस्सा होता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 क्या है? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 में लिखा है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसके तहत प्रधानमंत्री को समय समय पर सारी जानकारियां राष्ट्रपति को देनी होती हैं। अनुच्छेद 79 में लिखा है संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में लिखा है राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता की योग्यताएं लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 85 में लिखा है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। और अनुच्छेद 100 में लिखा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब? जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हो, टाई हो जाए, तो फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 108 में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति, और अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम सामान्य भाषा में बजट भी कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के संबंध में संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां जो है दी गई हैं, और अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना,
ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो अन्य न्यायालय हैं जब वो अपने निर्णय सुनाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखकर सुनाते हैं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार इसके तहत दिया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 131 के तहत। अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देता है, जो भी उसके डिसीजन होते हैं, वो उनका फिर से रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय चाहे तो परामर्श दे सकता है, यदि ना चाहे तो ना दे। अगर जो भी परामर्श वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति की इच्छा है तो वो मान सकता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं मान सकता। दोनों पर ही किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अनुच्छेद 148 जो है उसमें है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, जैसा कि हमने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां पढ़ी थी अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं जो कि इसकी न्यायिक शक्ति का हिस्सा है। अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की सहायता से मंत्री परिषद की नियुक्ति भी करते हैं। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में है राज्य में विधान परिषदों का सृजन या उत्साधन। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 174 में है राज्यपाल के पास विधानमंडल के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 200 में है राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने की जो प्रक्रिया है वो किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करना, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 201 का हिस्सा है। अगला है अनुच्छेद 213, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जब विधानमंडल के सत्र न चल रहे हों, जब विधानसभा के सत्र चल ना रहे हों, उस टाइम पे अगर कोई कानून बहुत जरूरी है तो राज्यपाल अध्यादेश के द्वारा उसको ला सकता है। अगला है अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय किसमें है? अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है। 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, किसमें है? अनुच्छेद 219 में है। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, जो कि सुप्रीम कोर्ट से इसके पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं। किसके पास? हाई कोर्ट के पास रिट निकालने की। अगला है अनुच्छेद 231, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ये आर्टिकल्स मोस्टली हम पढ़ते नहीं हैं और ये इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखना। अनुच्छेद 243 का में क्या है? ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का में। अनुच्छेद 243 खा में क्या है? पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 गा में पंचायतों की संरचना है। 243 घा में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है। 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 य का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति है। अनुच्छेद 243 य झ में सहकारी समितियों का निगमन है। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, किसमें है? अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, किसमें है? अनुच्छेद 262 में है।
263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा का प्रावधान है 266 में। अनुच्छेद 267 में है भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग है। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 312। 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 में लिखा है निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन किए जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। अनुच्छेद 338 का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 खा में है पिछड़े वर्गों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 में है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 खा में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 368 में है संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिन्हें आपको अच्छे से देख लेना है और इन्हें याद भी रखना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।